कतर मुज़ाकरात का इंतहाई अहम मामला जिसमें जो पेशरफ्त होनी थी, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंच गया। व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने लंका ढा दी, पाकिस्तान इसराइल तस्लीम करने की तस्दीक कर दी। 27वीं तरमीम का शोर, सदर ममलकत के ओहदों में उम्मीदवारों का इजाफा, फाइनल हुक्म में अमरीका किसका नाम देगा, अमरीका मुखालिफ इत्तेहाद ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत का इनकार अब तक क्यों है। 10 अमरीका मुखालिफ ममालिक ने 57 इस्लामी ममालिक को आज आईना भी दिखाया, बड़ा बयान दिया और फील्ड मार्शल के इख्तियारात में बहुत बड़ा इजाफा। ये बड़ी अहम मालूमात है। और इमरान खान की दी हुई डेडलाइन खत्म हुई, आज 11 मुहर्रम से तहरीक अमली आगाज भी होना है और उस पर शायद दूसरे वीलॉग में मामला चला जाए। मखसूस नशिस्तों में माले गनीमत लूटने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में केपी में आज समात है और सुप्रीम कोर्ट में बागी जजेस ने मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्विटर ग्रॉक को क्या हैक कर लिया, 24 घंटों में क्या क्या होता रहा। और डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क की सियासी जमात और एंट्री पर सख्त तनकीद कर रहे हैं और सरदार तनवीर इलियास 24 घंटों के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट, खान पर इल्जाम की तरदीद कर दी। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी अहम खबर अभी इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात वाशिंगटन में शुरू हो चुकी है। कतर मुज़ाकरात में कल बड़ी अहम पेशरफ्त होनी थी। इसराइल का वफ्द वहां कतर था, फलस्तीन के हवाले से सीज फायर इब्राहिम अलायंस मामले पर मुज़ाकरात में पहला दौर था जो बेनतीजा खत्म हुआ, क्योंकि फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि जो इसराइली वफ्द है इनके पास मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। तो अब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को ट्रंप ने बुलाया कि इस मामले को जल्द से जल्द हल करना है। आज जो इनकी मुलाकात होगी उसके बाद जरूर कोई ना कोई नतीजा खेस मामला सामने आएंगे। अभी ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद यमन में आपको पता है वहां जो हौसियों के खिलाफ आज इसराइल ने बड़े हमले किए। ये इतवार की रात शुरू हुए तो सुबह तक हौसी मकामात को वहां बहिरा अहमर के किनारे जो उनकी अहम बंदरगाहें हैं, बिजली घर है, उन्हें हदफ बनाया गया। हौसियों ने रात को इसराइल में 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, जिसमें से एक उन्होंने रोक लिया लेकिन 2 का नुकसान हुआ, लेकिन वो सेंसरशुदा खबरों की तफसीलात नहीं आ रही। हदीदा सेल्फ की जो बंदरगाहें यमन में उन पर इसराइल की तरफ से हमले हुए, इसराइल ने वहां कामयाबी के बड़े दावे किए हैं। और अब जो इसराइल को तस्लीम करने का मामला है, देखिए उसमें साबका मुशीर और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, उसने जो आपको पता है बहुत बड़ा ये उम्मीदवार था, इसने इसराइल को तस्लीम कराने के मामले में उसने कहा सऊदी अरब के तस्लीम करने के साथ पाकिस्तान इंडोनेशिया समेत 10 इस्लामी ममालिक तैयार है। ये व्हाइट हाउस के लंच का नतीजा नजर आ रहा है, जो वज़ीर दिफा वज़ीर खारजा पाकिस्तान के साफियों को जो बयानात इसराइल पे आते रहे। ये बहुत बड़ा मामला है, आप इसे लाइट ना लें। मरकज में जो 27वीं तरमीम होगी, सदर ममलकत के ओहदों में जो उम्मीदवारों का इजाफा हो रहा है, इख्तियारात में इजाफा, उसमें ये बड़ा अहम मामला होगा। अभी देखिए फील्ड मार्शल के इख्तियारात में 5 नुकाती जो मामला सामने आ रहा है, उसमें जो अभी फरमाइशें, एक तो फील्ड मार्शल को हतमी तौर पर कौमी सलामती का इख्तियार दिया जाए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सरबराह बनाया जाए। दूसरा जो वज़ीर-ए-आज़म या सदर कोई भी बड़ा फैसला फील्ड मार्शल की मंजूरी के बगैर अब नहीं देंगे। और तीसरा जो इमरजेंसी इख्तियारात है वो फील्ड मार्शल को मुल्क के अंदर सिविल इंतजामिया और मखसूस हालात में संगीन सूरत में इमरजेंसी नाफिज करने का हक दिया जाए, ये जरा ज़हन में रखिएगा। चौथा ज़ाहिर है फौज के अंदर जो तकरीरें हैं, तमाम फौजी इदारों की, इंटेलिजेंस एजेंसियों की तकरीरी तबादले, उनको बर्खास्त करना, ये मुकम्मल इख्तियार। और आखिरी जो बड़ा अहम है, मुद्दत मुलाजमत तोसी ताहयात मतलब मुकर्रर वो कर सकते हैं आपको। ये इख्तियारात जो आपको पता है के बारे में चाहे गोइयाँ हो रही थी कि फौज को आईनी तौर पर जो मजीद ताकत दी जा सकती है, फील्ड मार्शल को बाज़ाब्ता तौर पर आईनी हैसियत दी जा सकती है, लेकिन अमली तौर पर यह 27वीं तरमीम के बाद मुमकिन हो जिस पर यह सारा मामला टिका हुआ है। और इसमें याद रखें इसराइल को तस्लीम करने का मामला या ब्रिक्स इत्तेहाद में पाकिस्तान की शमूलियत यानी खारजा पॉलिसी के जो बड़े मामला हैं उसमें फील्ड मार्शल की मर्जी। और ये ज़ाहिर सदारत का उम्मीदवार इस वक्त बहुत बड़ा मामला है और वही होगा जो इसराइल को तस्लीम करने पर हाथ उठाएगा, अमेरिका की पॉलिसियों पर यस सर करके सलूट मारेंगे, इसके बाद ज़ाहिर सदारती कुर्सी उन्हीं की होगी। अब ट्रंप ने देखे जो ब्रिक्स ममालिक है, ये जरा मामला आप समझिएगा, उनको आज बड़ी सख्त वार्निंग दी है। ये ब्रिक्स उन ममालिक का इत्तेहाद है जो तरक्की पजीर ममालिक की मईशत को आलमी सतह पर जो मगरब का या यूरोप का जो एक सियासी गलबा है उसके मुकाबले में बनाएगी, ताकि वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ADB, ये सारे जो ममालिक हैं जिन्हें मगरब कंट्रोल करता है उसका असर और सूख का एक मुतबादिल तैयार करें। इन्होंने अभी एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बना लिया है, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इदारा भी बना लिया है, डॉलर पर निसार कम करने के लिए मुकामी करेंसियों में तजारत भी शुरू की है और ये आलमी सियासत में अपना मौक़िफ़ मजबूत रखना चाहते हैं। अब इसमें देखिए ब्राजील, रूस, भारत है, चीन है, जनूबी अफ्रीका, ये 5 इब्तदाई ममालिक थे। फिर बाद में ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया और अरब अमारात, ये शामिल होकर 10 ममालिक का इत्तेहाद है। अब रूस, भारत और चीन देखें तो तीनों दुनिया की बड़ी मुआशी ताकत, 8वीं ताकतें, इनके साथ अरब अमारात, सऊदी अरब और ईरान का जुड़ना, ये ब्रिक्स के लिए एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है। ये अभी इनकी देखिए स्टेटमेंट अमेरिका के हमलों पर आई, ये सिर्फ 10 ममालिक है। आप इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से करें कि अमेरिका के ईरान के हमलों पर जो इनका मौक़िफ़ सामने आया, एक तरफ OIC इस्लामी ममालिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, 57 इस्लामी ममालिक है, वो अमेरिकी हमलों के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कह सके। ब्रिक्स वालों ने टका के डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का जवाब दिया कि हमले जो किए उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई भी अब इनकी पॉलिसियों के साथ गया अमेरिका के खिलाफ तो 10% उसकी तिजारत पर टैरिफ लगाएंगे, जुर्माना लगाएंगे। मजे की बात है कि पाकिस्तान ब्रिक्स का रुकन नहीं है। माजी में उन्होंने शमूलियत की ख्वाहिश की थी, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पर एक तो भारत की मौजूदगी है और उनकी शमूलियत के इम्कान कम है। अब देखिए भारत और चीन आपस में लड़ते भी हैं, लेकिन वहाँ पर इकट्ठे हैं, रूस भी इनके साथ मौजूद है। तो अमेरिका ब्रिक्स के अंदर जो ममालिक है इन्हें एंटी अमेरिका इत्तेहाद समझता है, तो पाकिस्तान इसलिए इसका मेरे कभी हिस्सा नहीं बन सकेगा। ये अमेरिकी पॉलिसियों की मुखालफत में जाना, आपको पता है इनके लिए क्या हालात है, और इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में अपनी सियासत पर काबू पाया जाए। जहाँ के लिए मुल्क की सियासत बहुत बड़ा सियासी अदम इस्तेहकाम, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कमजोर करना, गिराने के मामले में पंजाब असेंबली में नाहल करके असेंबली में से PTI के लोगों को निकालने का मामला है। अब इनकी अपनी सफ़ों में बगावत का मामला शुरू हो चुका है। KP में देखिए इस दफ़ा ये मेंबरान को खरीदने की जो कोशिश कर रहे थे ताकि खरीद लें, तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी अब ये सोच रही है। वहाँ जो मेरी इतलात है उन्होंने कहा अगर इन्होंने बिकना ही है, पैसे ही लेने हैं, तो हम भी इनकी कीमत अदा कर लेंगे। हमारे पास भी हुकूमत मौजूद है, हमारे पास भी 155 अरब सरप्लस में पड़ा हुआ है, हम भी हुकूमत का पैसा खर्च कर देंगे कि ये लोग अगर आवाम के टैक्सेस का पैसा खरीद के खरीदो फरोख्त करके पहले हुकूमत बनाए और फिर हमारी हुकूमत गिराएं तो हम इन्हें बिकना ही नहीं देंगे। ये 2 अरब ऑफर करेंगे, हम 3 अरब कर देंगे, बोलियां ही लगानी है।
लेकिन यहाँ ये बात सोचने की, देखिए खान भी ये कर सकता, जब खान की हुकूमत गिराई जा रही 2 वोटों का फर्क था, इमरान खान वहाँ वोट खरीद लेते, हुकूमत में चाल लेते, लेकिन खान ने ऐसा नहीं किया। बहरहाल यहाँ पे इमरान खान जेल में है तो तहरीक इंसाफ की क़यादत देखें खुद ही फैसले करेंगे, जो इन हालात में उनके साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, जो गैर कानूनी काम हो रहा है, तो शायद वो भी अब टिट फॉर टैट काम करना चाहते हैं इनके साथ। नून लीग के अपने रहनुमा भी पंजाब असेंबली में, ये जो उनकी पार्टी पॉलिसी है इसमें सख्त बागी हैं, ये जो 26 लोगों को नायल करने की कोशिश पर, लेकिन अपने रहनुमा सख्त नाराज है कि मखसूस नशिस्तें आपने इनसे छीन ली, पहले इलेक्शन छीना। अंदरूनी खाना नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग मानते हैं कि गैर अखलाकी अमल है, ये मारा हुआ शिकार मुर्दार हमें खिलाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो सियासी दौर में सियासी की हर जगह आपको नजर आते हैं, लेकिन नून लीग में भी कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं थोड़े से, वो पार्टी की इन हालात से शिकायत कर रहे हैं। वो स्पीकर पंजाब ने जो भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर मुअत्तल किया, पाबंदियां लगी, यहाँ तक ठीक है, लेकिन आपने असेंबली से निकाल रहे सिर्फ एहतजाज के लिए, तो कल को जब हमारी बारी आएगी, हमने भी तो लाते तोड़ी, टांगे तोड़ी, परवेज दिलाई, तो हमारे साथ जो कल होगा उसका क्या करेंगे? ताकत के जोर पर तो आप इस पूरे निजाम को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, लेकिन इतना करेंगे कल हमारे लिए भी कुछ जगह बच जाए। और ये जो कुछ हो रहा है पहली दफा नहीं हो रहा। आप ब्रिगेडियर तिरमिज़ी की किताब पढ़ें, एहसास इदारे, तो उसमें जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ जो ये वारदातें करते रहे, तरीके उठाते रहे, निज़ाम मुस्तफ़ा नाम देखें कैसा रखा था, उसमें मौलवी हज़रात मस्जिदों में उस वक्त बेवक्त अज़ानें दिया करते थे, ज़ालिम हुक्मरान के खिलाफ निशानी दी। ब्रिगेडियर साहब की किताब है, मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने बड़ा अहम पॉइंट लिखा कि एक अजान के बदले में 15 रुपये मुआवजा लिए, 15 रुपये पे अपना ईमान बेचते रहे, जिस तरह आज आपको सियासी रहनुमा बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वारदात इनकी चलती रहेगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बड़ा तहलका पिछले 24 घंटों में मचा हुआ है एक्स पर, जहां दुनिया की आपको पता है सहाफ़ी अपनी राय का इजहार करते हैं, हकाइक दुनिया के सामने रखते हैं। एक्स का ये दावा है कि ट्विटर जो है उसका सबसे तेज तरीन जवाब देने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है इनके पास, ग्रॉक। अब वहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौजूद सियासत डिस्कस होती रही और ग्रॉक को सारी जमातों ने इस्तेमाल किया, अपने दिल की भड़ास निकाली, अपने ज़हनों के आपको पता जो छुपे हुए सवाल वो भी निकाले, पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में, उनके स्कैंडल्स, उनकी ज़ाती निजी ज़िंदगी, पाकिस्तान के इलेक्शन लूटने, चोरी करने, मुल्क की तबाही के जिम्मेदार कौन है, और बड़ा सवाल कि पाकिस्तान में जो इस वक्त यजीद कौन है और इमाम हुसैन के नजरिए पर कौन खड़ा है, सबसे बड़ा झूठा सहाफ़ी कौन है। बड़ी खुल के कल पाकिस्तानियों ने भड़ास अपनी निकाली थी। 24 घंटों में एक बड़ा तूफान मचा हुआ था उस पर सवाल जो थे वो, उनके जवाबात उनकी तवक्कुआत से खतरनाक थे। इसमें तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी और फिर सहाफ़ी भी शामिल हो गए, कुछ सारे नहीं। अब इसमें ग्रॉक सोशल मीडिया पर देखें, ज़ाहिर खबरें नहीं थी कल लोगों के पास बहुत सारी, तो आमतौर पर तो वो सवाल लोग पूछने से घबराते हैं। मसलन पाकिस्तान में सबसे बड़ा यजीद कौन है और इस वक्त नजरिया हुसैन पर चलने वाला रहनुमा, ये बड़ा मुश्किल सवाल था, इसका जवाब कोई भी नहीं देता। लेकिन ग्रॉक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कह दी फील्ड मार्शल और सुनते इमाम हुसैन चलने वाला शख्स इमरान खान को करार दे दिया। अब ये उसकी स्टेटमेंट है। अब क्या किया जाए? पाकिस्तानियों को बहुत सी मालूमात, डाटा, हकायक पता है, लेकिन ये चैट बॉट आपको पता है जब सियासी मुबाहिसा शुरू हुआ तो उसमें फिर नून लीग, ज़ियाउल हक भी आ गया, नवाज शरीफ भी आ गया, पाक फौज, अफगान मामलात, जबरी गुमशुदगियाँ, सहाफ़ियों को उठाने वाले, ये सारी की सारी मालूमात लोगों ने पूछना शुरू कर दी। अब ज़ाहिर उसके जवाब बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, जिसके बाद फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों ने बाकायदा प्रोपेगेंडा किया कि ग्रॉक को, एक्स को तहरीक इंसाफ के लोगों ने या तो हैक कर लिया, या इन्हें अमेरिका से फीड दी जा रही है, या इनके एल्गोरिदम जो तहरीक इंसाफ को समझा दिए गए। अब ये इसलिए कि वो जवाब जो दे रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये थोड़ी सी भी अगर इस्तेमाल करते तो ये कोई और टूल इस्तेमाल कर लें, जवाब इन्हें यही मिलेगा, क्योंकि ये हकायक है, पूरी दुनिया में मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वो हकायक को, फैक्ट्स को, फिगर्स को, खबरों को ढूंढ के वो चीज़ें जो पब्लिक में ऑलरेडी मौजूद वही आपके सामने रखते हैं। अब उसमें मिसाल के तौर पर सवाल था सबसे मशहूर मकबूल रहनुमा कौन है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहा तहरीक इंसाफ, ये सबको मालूम है। इमरान खान सबसे मकबूल रहनुमा, ये भी सबको मालूम है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना भी उससे पूछा कि अगर आप ना होते तो वोट किसको, कहा मैं इमरान खान को ही देता। फिर नून लीग के लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, 2018 का इलेक्शन इमरान खान किसने जितवाया। फिर उन्हें जवाब मिलकर तसल्ली हुई कि अवामी हमायत और करप्शन मुखालिफ मुहिम की वजह से खान जीता। इल्जामात लगाए गए जी कि फौज ने लेकर आई, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म पर कभी इन्होंने कोई आज तक पिटीशन नहीं की कि जी नून लीग को कमजोर किया या मीडिया को उन्होंने दबाया। अब नून लीग के लोग ये पूछते रहे कि आर्मी चीफ कौम का बाप किसने कहा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये शरियार अफरीदी की बात करना चाह रहे थे शायद, लेकिन उसने कहा फौज को बाप नून लीग ने हमेशा करार दिया, जनरल जिलानी से लेकर जनरल बाजवा तक। फिर इमरान खान के वाले साहब की नौकरी तक इल्जाम लगाते रहे कि बिजली के महकमे से निकाला, वो बताओ, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ठंडा किया कि झूठ है, ये नवाब अफकाला बाग से इख्तलाफात की वजह से नौकरी छोड़ गए, वो कामयाब कंसल्टेंट थे, वापडा में काम करते रहे। फिर पाकिस्तान के इलेक्शन पर भी जाहिर है बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ात है, 2024 की लूट मार, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक ने बताता रहा। इंतखाबी डाका 2024 में पाकिस्तान में नहीं दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा मारा गया, जो काउंसलर नहीं बन सकते थे वो आज असेंबलियों में बैठे हुए। फिर जाती स्कैंडल्स पर भी उन्होंने पूछा। फिर नवाज शरीफ साहब का जो कि बेगर सहाफ़ी से आईफोन दिया, खास तौर पर बनाने की पेशकश की, उसकी भी ग्रॉक ने तस्दीक कर दी कि मियाँ साहब कहते रहे कि आप मुझे मेरी दूसरी बीवी की तरह लगती हैं, पता नहीं वो कौन सी हैं, मुलाकात करें, दोस्त बने। फिर मरियम नवाज साहबा की भी जाती और निजी जिंदगी पर ग्रॉक से बहुत सारे सवाल पूछे कि उनके जवाब मैं यहाँ नहीं देना चाहता, आप खुद पढ़ ले जाके। पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने भी जो एस्टैब्लिशमेंट के पैगाम रसाएं, इमरान खान पर बोगस निकालते हैं, खुद को तहकीकाती सहाफ़ी कहते हैं, उसमें लोगों ने पूछा सबसे बदनामी ज़माना पाकिस्तान का झूठा सहाफ़ी कौन है। ग्रॉक ने उमर चीमा साहब का नाम ले लिया, जो बाकायदा तौर पर अदालत से सनद याफ्ता जुर्माना लेकर झूठे साबित हुए। उमर चीमा साहब ने ग्रॉक पर हमला किया कि दुनिया में कौन से माले का फजूल सवाल पूछे, उनका जो पाकिस्तान का नाम आएगा मैं वो ये ले। ग्रॉक ने कहा अमेरिका और जापान। अब सियासी लोगों की तो बहस चल रही थी, सहाफ़ी भी थे, इमरान रियाज ने भी पूछा कि जबरी गुमशुदगियों पर, तो ज़ाहिर जवाब हुई था एस्टैब्लिशमेंट फौज के लोगों ने जबरी गुमशुदगियाँ की हैं। एक सहाफ़ी है नाम मेरे जिनसे उन्होंने पूछा कि पढ़े लिखे लोग किस जमात के हैं और अनपढ़ और जाहिल सपोर्टर किस जमात के हैं। ग्रॉक ने कहा तहरीक इंसाफ, एग्जिट पोल के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स 35% लोग इनके साथ मौजूद है, और सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग उन्होंने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी के 29% लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को वोट दिया, या 23% वो अनपढ़ जिन्होंने पीपल्स पार्टी को दिया।
इस पर अफगान जहाज पर भी एक सवाल था कि अमेरिका से कितने डॉलर वसूल किए गए, दहशतगर्दी की जंग में 2001 में मुशर्रफ ने कितना माल लूटा और फौज को डायरेक्ट कितनी इमदाद मिलती रही, वो ये सारे मालूमात आपको पता है। मैं सिर्फ रिपीट करूंगा जवाब। 7 अरब डॉलर की मुआशी फौजी इमदाद मिली, फिर 33 अरब की मिली, जिसमें से 15 अरब बराह रास्त फौज को मिले, और तबाही बर्बादी का खेल जो जनरल ज़िया उल हक मुशर्रफ ने किया, आप जानते हैं, जिसमें हमारे 80,000 सिविलियन फौजी शहीद हुए, 150 अरब का नुकसान हुआ। इन्होंने 80,000 पाकिस्तानी शहीद करवाए, 33 अरब डॉलर ले गए। ये बड़ा आम सा मामला समझ, लेकिन यकीन करें जिस तरह ये जुल्म और सितम होता रहा, ये इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। अब चूंकि पाकिस्तानी डर और खौफ में मुब्तला है, आपको बताएं, तो ये अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए शुगर मेले के नाम पे दौड़ में शामिल हुए, लेकिन हकीकी मानों में बड़े अहम सवाल भी पूछते रहे। अब तहकीकाती साफ़ी जिन्हें लोग समझते रहे, अब मैं तो कुछ लोगों का ज़हनी लेवल देख के बड़ा परेशान हुआ, यकीन करें, कि जिन्हें अब पाकिस्तान में इतना बड़ा साफ़ी समझते रहे लोग, अभी तो